नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 26 दिसंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उनका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद डेली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 26 दिसंबर। देखो, दो चीजें आज के दिन। न्यूज पर चलने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज ही के दिन हिस्ट्री में आज से पहले हमारे साथ क्या हो चुका है, इंडिया में क्या क्यों उसको बनाया जाता है। तो आज ही के दिन के दो इवेंट याद रखना। हुआ क्या था समझना, एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं, साथ साथ दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, आप लोगों ने सुना होगा सिख रिलीजन, है ना, सिखिज्म। ठीक है, और जो सिख रिलीजन है या जो सिखिज्म है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो सिखों के कितने गुरु माने जाते हैं? तो याद रखना 10 गुरु माने जाते हैं। ठीक है, जो पहले गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु नानक देव जी। ठीक है, गुरु नानक देव जी वाज द फर्स्ट गुरु। और जो लास्ट थे 10th गुरु थे उनका नाम क्या था? तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो क्या थे? सिखों के लास्ट यानी कि 10वें गुरु थे। उसके बाद जो उनकी बुक होती है, जो उनकी होली कह सकता हूं कि जो बुक है उनकी, उसी को क्या कह दिया गया कि यही क्या है हमारी, हम इसी की पूजा करेंगे, इसके बाद कोई भी क्या नहीं होगा, गुरु नहीं होगा। तो याद रखना कि जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्हीं के टाइम पर भारत में रूल कौन कर रहा था? तो उसी के टाइम पर रूल कर रहे थे औरंगजेब कर रहा था। और औरंगजेब का टाइम पीरियड कितना था? लगभग 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब ने रूल किया। और उसी टाइम पीरियड के अंदर कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो औरंगजेब था वो औरंगजेब बेसिकली मुस्लिम रिलीजन को पीक पर पहुंचाने के नाम से भी जाना जाता है। उसके टाइम पर पीक पर था, वो अपने आप को जिंदा पीर कहता था। और दूसरी तरफ है गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, और जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो अपने रिलीजन को बचाने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में काफी स्ट्रगल भी चलती है। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं इन चीजों को। ठीक है, हमने पढ़ रखी है चीजें। ठीक है, जब हमने मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है, अब मैंने कहा कि हुआ क्या, उसी टाइम पर छोटी सी कहानी समझना। हुआ क्या था कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ना, इन गुरु गोविंद सिंह जी के बेसिकली 4 बच्चे थे। ठीक है, जिनको हम 4 साहिबजादे कहते हैं। इनके ऊपर मूवीज भी बनी हुई बहुत सारी। ठीक है, तो उन 4 साहिबजादों में जो छोटे वाले 2 साहिबजादे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो याद रखना जो सबसे छोटे थे इन्हीं की बात करेंगे बस। ठीक है, एक का नाम क्या था? जोरावर सिंह, और एक का नाम क्या था? तो याद रखना साहिबजादे फतेह सिंह। ठीक है, इनसे बड़े 2 और भी थे, बस नाम याद रखना। एक का नाम क्या था? तो अजीत सिंह, और एक का नाम क्या था? तो याद रखना झूझर सिंह। ठीक है, अब हुआ क्या, एक अजीत सिंह, दूसरे झूझर सिंह, उसके बाद जोरावर सिंह और फतेह सिंह। हुआ क्या कि जो औरंगजेब था यानी कि जो मुगल थे, उनकी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ बनती नहीं थी। और आपको पता होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी ने ही 1699 को 13 अप्रैल को क्या किया था? ऑन 13 अप्रैल 1699 किसकी फाउंडेशन रखी गई थी? तो याद रखना खालसा पंथ। ठीक है, खालसा पंथ की फाउंडेशन रखी गई थी। ठीक है, और जब खालसा पंथ की फाउंडेशन रखी गई थी तो आपको पता है कि जब जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919, उस दिन लोगों की भीड़ होने का रीजन एक ये भी था कि सेम डे क्या हुआ था, उनके 2 लोकल लीडर्स को आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, सत्यपाल एंड किचलू वर अरेस्टेड अंडर द रोलेट एक्ट। और उसको अपोज करने के लिए, टू अपोज द अरेस्ट ऑफ देयर लोकल लीडर्स, पीपल गैदर्ड एट जलियांवाला बाग। वहां पर जनरल डायर आता है, गोली मार देता है और उसके बाद बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो उस दिन 13 अप्रैल को क्या था? तो बैसाखी भी थी। उसी दिन 13 अप्रैल को क्या था? खालसा पंथ की क्या थी? फाउंडेशन डे भी था। और उसी दिन सत्यपाल और किचलू का अरेस्ट का अपोज भी हो रहा था और जनरल डायर उनको गोली मार देता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, उस दिन खालसा पंथ की स्टार्टिंग हुई। तो होता क्या है समझना एक बार। ठीक है, होता क्या एक बार कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो अपने 4 साहिबजादों के साथ, ठीक है, और बेसिकली इनकी मदर के साथ, है ना, कहीं जा रहे थे। तभी पता चला कि मुगलों की सेना आ रही है। तो होता क्या है कि 2 जो छोटे बच्चे थे उनको उनकी माताजी के साथ दूसरी तरफ भेज दिया जाता है और गुरु गोविंद सिंह जी खुद अपने दूसरी तरफ चले जाते हैं दोनों बड़े बेटों के साथ। टाइम कौन सा था? तो याद रखना 1605 के दिसंबर की बात है। आई थिंक 5 या 6 दिसंबर की बातें हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि गुरु गोविंद सिंह जी, ध्यान समझना, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, अपने 2 बड़े बेटों को लेकर वहां से चले गए।
ठीक है, अजीत सिंह और जूझर सिंह। और जो उनकी माता थी, ठीक है, इनकी जो वाइफ थी, उनके साथ इनके दोनों छोटे बच्चे चले गए। एक का नाम था जोरावर सिंह और एक का नाम क्या होता है, फतेह सिंह। और याद रखना जोरावर सिंह की एज कितनी थी, 9 ईयर थी, और फतेह सिंह की एज कितनी थी, तो बेसिकली याद रखना 6 साल। ठीक है, तो होता क्या अल्टीमेटली जब ये अलग चले गए तो इनकी तो होती बैटल है किसके साथ, मुगलों के साथ, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ चमकौर। याद रखना बैटल ऑफ चमकौर। ठीक है, और बैटल ऑफ चमकौर कब हुई थी, दिसंबर 1605 में। और इसी टाइम में क्या होता है, इनके जो बड़े दोनों साहिबजादे थे अजीत सिंह एंड जूझर सिंह, दोनों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, ये दोनों मारे जाते हैं। और इस पूरी बैटल का, बैटल ऑफ चमकौर का, याद रखना इस पूरी बैटल के बारे में कहां पर लिखा हुआ है, तो उन्होंने एक अपना एक लेटर लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिसका नाम था जफरनामा। ठीक है, तो अपने जफरनामा लेटर के अंदर भी उन्होंने इस बैटल का जिक्र किया हुआ है। ध्यान रखना, आपसे कभी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले तो। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन दोनों की डेथ हो जाती है। ये कहानी जस्ट पैरेलल चल रही है। दूसरी तरफ क्या था कि ये तीनों वहां से चले जाते हैं। इनका एक रसोइया होता है ना, रसोइया, ठीक है, गंगू नाम से, वो क्या करता है, रात में उसको लालच आ जाता है क्योंकि उनके पास सोने की असरफियां थी इन लोगों के पास, तो वो बुला लेता है मुगलों की सेना को। और जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो जो छोटा बच्चा होता है, अब कहानी शुरू होती है, छोटा बच्चा होता है 6 साल का, उससे मुगल कहते हैं, औरंगजेब कहता है कि तू मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर ले। वो बच्चा कहता है नहीं करूंगा। उससे कहा गया 6 साल 9 साल की क्या ही एज होती है, उनसे कहा गया मुस्लिम रिलीजन एक्सेप्ट कर लो। उनको खिलौने खाने पीने की चीजें दी गई, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तंग आकर उनको क्या किया गया, उन दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया और उनकी डेथ हो गई। और ये खबर सुनकर जो उनकी माताजी थी, उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अल्टीमेटली ये जो 2 बच्चे थे जिन्होंने यहां पर अपने आप को शहीद किया, यानी कि शहीद हो गए हमारे धर्म के लिए, हमारे रिलीजन के लिए, ठीक है, हमारे देश के लिए बेसिकली। और दूसरी तरफ कौन है, ये दूसरे साहिबजादे जो कहां पर, उस बैटल ऑफ चमकौर में मारे गए। ठीक है, तो ये जो सबसे छोटे वाला था फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनकी ब्रेवरी को देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ का बच्चा भी ऐसा ही बहादुर बने। तो आपने पढ़ा होगा 14th ऑफ द नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे। ठीक है, क्या बनाते हैं, चिल्ड्रंस डे बनाते हैं, यानी कि मैं कहूं तो बाल दिवस मनाते हैं। ये बेसिकली बाल दिवस मनाया जाता है। लेकिन कहा गया कि 26 दिसंबर को इन्होंने अपनी जान दी थी हमारे लिए, तो इनको क्या बनाया जाए, वीर बाल दिवस। और ये वीर बाल दिवस बनाने के लिए 2022 में रिकमेंडेशन दी गई थी और इस बार इसको मना लिया गया है। तो याद रखना 26th ऑफ द दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज वीर बाल दिवस इन द रिमेम्बरेंस ऑफ, किसकी याद में, तो याद रखना साहिबजादे जोरावर सिंह एंड साहिबजादे फतेह सिंह। ठीक है, 2-4 बातें बेसिकली याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सदा अमर रहेगा अस्तित्व आजादी के दीवानों का, नेशन रिमेंबर शहीद उधम सिंह। तो आज ही के दिन क्या है, तो शहीद उधम सिंह की क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि इनसे रिलेट करता हुआ भी एक बार पैसेज आ चुका है आपके एग्जाम में। तो बेसिकली बात ध्यान रखना, हुआ क्या था समझना, एक एक्ट आया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट, और रोलेट एक्ट आया था 1919 में। इसमें कहा गया था किसी को भी डाउट के बिहाफ पर कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कर रहा है, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए। और होता क्या है, ये बेसिकली गांधी जी को अरेस्ट करने के लिए आया था क्योंकि गांधी जी चंपारण कर चुके थे। गांधी जी आपका जो चंपारण, उसके बाद खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कर चुके थे। गांधी जी का जो कह सकता हूं कि उनके बारे में लोगों को पता लगने लगा था कि एक ऐसा आदमी आ चुका है जो बिना लड़े, बिना हथियार उठाए क्या करता है, लोगों की अंग्रेजों से अपनी बातें मनवा लेता है। तो उनकी बेसिकली क्या हो रहा होता है, वो पॉपुलर हो रहे होते हैं। तो उसको कम करने के लिए एक एक्ट पास किया गया कि अगर किसी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी गलत किया और हमें डाउट हुआ कि वो कर रहा है टेररिस्ट एक्टिविटी, क्योंकि उनके लिए टेररिस्ट हमारे लिए देशभक्ति है, तो हम उसको उठाकर जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए। तो होता क्या है, पढ़ रखा हमने मॉडर्न हिस्ट्री में। बेसिकली होता क्या है कि इसके अंडर पंजाब के 2 लोकल लीडर होते हैं, समझना। एक का नाम क्या था, सत्यपाल। ठीक है, सत्यपाल। और दूसरे का नाम क्या था, तो याद रखना डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और इनके अरेस्ट के अपोज में पंजाब के लोग कहां इकट्ठा होते हैं, 13th ऑफ द अप्रैल
1919 का दिन होता है और इकट्ठा कहां पर होते हैं, याद रखना, जलियांवाला बाग में। कहां इकट्ठा होते हैं, जलियांवाला बाग। और उसी दिन मैंने अभी आपको बताया था, उसी दिन क्या होता है, बैसाखी होती है। बैसाखी में ये लोग अपनी फसलों के कटने का जश्न मनाते हैं, ठीक है, नई फसल बोई जाती है। और उसी दिन खालसा पंथ का फाउंडेशन डे भी होता है। तो बेसिकली जब वहां पर ये भीड़ इकट्ठा हो जाती है अपोज करने के लिए, तो याद रखना जो आपका जलियांवाला बाग है, उस जलियांवाला बाग में एक ही एंट्री थी और एक ही एग्जिट था, दोनों एक ही थे। आप कभी गए होंगे गोल्डन टेम्पल, उसके जस्ट सामने बना हुआ है थोड़ा सा आगे चल के। तो यहां पर जब ये लोग बैठे हुए थे तो वहां पर पहुंच जाता है, याद रखना, जनरल डायर, ठीक है। और जनरल डायर जब वहां पहुंचता है तो जनरल डायर वहां पर शूट करने लग जाता है, गोली चलाता है और वहां पर लगभग 1000 के आसपास लोग मारे जाते हैं। इस पूरे इवेंट को हम क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था, एक पैसेज ही था पूरा जलियांवाला बाग मैसेकर से। लास्ट ईयर का पूरा 5 नंबर के क्वेश्चन इसी स्लाइड से आपसे पूछे गए थे कि वहां पर गोली चलाने वाला कौन था, जनरल डायर था। किसका अपोज हो रहा था, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की अरेस्ट का अपोज हो रहा था। किस दिन हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था, समझ गए। अब देखो हो गया। तो वहीं पर एक छोटा बच्चा होता है जो इसका बदला लेता है आगे चल के, जिसका नाम होता है उधम सिंह। वो कसम खा लेता है कि मैं इस बात का बदला लूंगा। तो एक क्वेश्चन आता है, याद रखना, कि उसने गोली किसको मारी थी, किसको शूट किया था उन्होंने लंदन में जाके। तो याद रखना उस समय पंजाब का जो कमिश्नर था ना, जो गवर्नर था या कमिश्नर था, वो कौन था, तो याद रखना माइकल ओ डायर था। कौन था, माइकल ओ डायर, ठीक है। लेकिन उस समय शूट करते टाइम उस पार्क में कौन था, बाग में कौन था, तो उसका नाम क्या था, तो याद रखना रेजिनल्ड ओ डायर। कौन था, रेजिनल्ड ओ डायर। बेसिकली दोनों डायर थे। तो इन्होंने किसको शूट किया होता है, तो माइकल ओ डायर को शूट किया होता है। कब, वहां पे लंदन में जाकर। उसके लिए उनको लॉयर बनना पड़ा, क्योंकि लॉयर बहुत वहां पर लॉयर की डिग्री के लिए, लॉ की डिग्री के लिए जाते थे लोग। तो बेसिकली लॉयर बन जाते हैं, वहां चले जाते हैं। एक बुक होती है जो ये अपने पास रखते थे, उस बुक के अंदर काट कर क्या छिपा ली, बंदूक। उतना ही उस बुक को काट के, आपने मूवी देखी होंगी बहुत सारी। और जैसे माइकल ओ डायर सामने आए, इन्होंने सारी की सारी 6 की 6 गोलियां उनके शरीर में दाग दी और वहीं पर सरेंडर कर दिया। और किस दिन ये इवेंट हुआ था, याद रखना, ये इवेंट हुआ था 13 मार्च 1940, ठीक है। उसके बाद इनको 31 जुलाई 1940 को क्या कर दिया गया, वहीं पेंटाविलो लंदन में क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई, ठीक है। तो आज क्या है इनका, आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो इस पॉइंट से एक बार पैसेज पूरा आ चुका है, याद रखना, ठीक है। तो हाँ, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को ध्यान रखा करो, ठीक है। तो याद रखना आज क्या बनाया जाता है, शहीद उधम सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी भी है। ओके, चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने गदर पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी, जो कब बनी थी, 1913 के आसपास बनी थी, जिसको बनाया था लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने, जो कि हमारी सैन फ्रांसिस्को में बनी थी। और वो बेसिकली कनाडा से क्या होती थी, ऑपरेट होती थी, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपने कामागाटा मारू इंसिडेंट भी पढ़ा होगा, ठीक है। एक बार हमारे बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे वो जाते हैं वहां पे, तो ब्रिटिशर्स उनको कनाडा में एंट्री नहीं करने देते। तो जो जहाज था, उस जहाज का नाम क्या था, कामागाटा मारू। तो दैट इवेंट इज नोन एज कामागाटा मारू इंसिडेंट। तो ये सारी बातें भी हमें पता होनी चाहिए। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट इन इंडिया बायो बिटुमिन बेस्ड नेशनल हाईवे स्ट्रेच ओपन्स ऑन NH44 इन नागपुर मंसार। ये जो न्यूज है बेसिकली, कल मैंने द हिंदू के 20 क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चन बनाकर डाली थी, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो देखो हुआ क्या था, ठीक है, आज ये न्यूज में भी है। फर्स्ट इन इंडिया बायोबिटुमिन। बायोबिटुमिन क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कि जब सड़कें बनाई जाती है ना, तो सड़कें बनाई जाती है तो उसमें चारकोल यूज होता है, तारकोल, चारकोल, ये सब किससे बनते हैं, पेट्रोलियम से बनते हैं ना, क्रूड ऑयल से बनते हैं। तो बेसिकली उसमें पैसा भी ज्यादा चाहिए उसको बनाने के लिए, पोल्यूशन भी होता है, कार्बन का एमिशन होता है जब उनको जलाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम उसको ना करके हम अगर मान लो बायो या कह सकता हूं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज करें तो कैसा रहेगा। तो बस यही है, नागपुर का जो NH44 है वो इसी बायोबिटुमिन बेस्ड नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। और कौन बनाता है नेशनल हाईवेज, तो याद रखना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। And National Highways Authority of India was formed in 1988 under the Ministry of Transport and
हाईवेज, ठीक है। अब मैंने कहा कि होता क्या, देखो वो जो सड़क बनाओगे उसमें तुम वेजिटेबल ऑयल का यूज करोगे, तुम उसमें क्रॉप स्टबल होता है ना, स्टबल बर्निंग, जिससे दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा था, वो वाला जो स्टबल बर्निंग करते, उसकी जगह उस स्टबल को रोड में यूज कर लो, ठीक है। एल्गी, ठीक है, उसका यूज कर लो, जो काई वगैरह होती है, ठीक है। लिग्निन, व्हाट इज लिग्निन? जब लकड़ी और एनिमल वेस्ट है ना, गोबर जो होता है गाय भैंस का, जानवरों का, उनको मिलाकर एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जिसे लिग्निन कहते हैं। तो इन चारों पांचों प्रोडक्ट का यूज करके तुम क्या करो, सड़क में यूज करो कंकर के साथ। तो बेसिकली वो भी कैसा काम करेगा, जैसे चारकोल करता है, जैसे कोयला करता है, जैसे पेट्रोलियम करता है। तो हम कहीं ना कहीं उससे बच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इससे हमारी डिपेंडेंस ऑन पेट्रोलियम हो जाएगी कम, हमें पेट्रोलियम पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और इसका खर्चा कितना आता है? 40 रुपए पर केजी के आसपास आता है। और पेट्रोलियम का खर्चा कितना आता है? 50 to 60 रुपीज पर केजी आता है। तो कहीं ना कहीं 1 किलो के ऊपर 10 से 20 रुपए बच रहे हैं। लेकिन बात पैसों की नहीं है, बात क्या है? एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की। क्योंकि हमारा जो कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट ईयर है वो कौन सा बना रखा हमने? 2070। तो कहीं ना कहीं तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना, तो उसी के अंडर में ये किया जा रहा है। समझ गए? इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 50% ऑफ इट्स टोटल एनुअल बिटुमिन रिक्वायरमेंट्स व्हिच अमाउंटेड टू 3.21 मिलियन टन्स, ठीक है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। द कंट्री प्रोड्यूस 5.24 मिलियन टन्स ऑफ बिटुमिन इन द सेम पीरियड। हम इतना बाहर से लाते हैं, इतना हम बनाते हैं, ठीक है। इंडियाज बिटुमिन कंजम्पशन हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग, एवरेजिंग 7.7 मिलियन टन्स एनुअली ओवर द पास्ट 5 years। ये बढ़ भी रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। हम इको फ्रेंडली होते जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? तुम्हें 2 बातें याद रखनी, किसने बनाया, कहां बनाया, क्यों बनाया, क्या होता है, खत्म, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। DTE exclusive rising Bay of Bengal now within 450 meters of iconic कपिल मुनि टेम्पल ऑन सागर आइलैंड। देखो हुआ क्या है, जो आपका बे ऑफ बंगाल है ना, उस बे ऑफ बंगाल के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम क्या याद रखना? सागर द्वीप, या इसको सागर द्वीप कहते हैं, ठीक है। उससे सिंपल वन लाइनर में पूछ लेगा, रिसेंटली गंगा सागर और सागर द्वीप वाज सीन इन द न्यूज, व्हाट इज दिस? तो ये एक आइलैंड है, कहां पर लोकेटेड है? तो याद रखना बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, ठीक है। अब पढ़ते हुआ क्या है, यहां पर लगभग 43 विलेजेस बने हुए, याद रखना 43 गांव है, ठीक है। सागर और महसीनी जो आइलैंड्स है, ये जो है आपस में सेपरेट है, किससे? तो मुरी गंगा बटाला रिवर से सेपरेटेड है। क्या नाम है उस नदी का? मुरी गंगा बटाला रिवर। यहां पर एक फेमस मंदिर भी याद रखना, कपिल मुनि टेम्पल। और कपिल मुनि टेम्पल जो है, इसको बनवाया किसने था? तो क्वीन सत्यभामा ने 430 AD के अंदर इसको बनवाया था, ध्यान रखना। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा, कुंभ, है ना, आजकल चलने वाला है, चल रहा है ना, कुंभ महाकुंभ। तो कुंभ के बाद अगर किसी मेले में सबसे ज्यादा भीड़ होती है ना, सबसे ज्यादा जो पिलग्रिमेज गैदरिंग होती है ना, वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो आपके कपिल मुनि के इसी टेम्पल में होती है। तो ये भी कहां पर है? तो सागर द्वीप के ऊपर बना हुआ है, ध्यान रखना। और द्वीप क्या होता है? बेसिकली आइलैंड क्या होता है? देखो, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप, यानी कि आइलैंड। जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। और एक ऐसा पानी जो 3 तरफ से किससे घिरा हो? सरफेस से घिरा हो, तो उसे हम कहते हैं बे। और समझ में आ रही है? जैसे बे ऑफ बंगाल, और समझ गए, इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है क्योंकि इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो तीनों की डेफिनेशन भी याद रखना, व्हाट इज आइलैंड, व्हाट इज पेनिनसुला एंड व्हाट इज बे, ठीक है। ओके, मकर संक्रांति के ऊपर यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है, तो उसी की जस्ट बात की जा रही है, ठीक है। सिंपल से याद रखना। और इसके बारे में रामायण और महाभारत में भी लिखा हुआ है। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है। मुझे बताना कमेंट करके कि रामायण किसने लिखी थी, ठीक है, और महाभारत किसने लिखी थी, ठीक है। महाभारत किसने लिखी थी? और याद रखना, महाभारत का रियल नेम क्या है? जय संहिता। क्या नाम है इसका? जय संहिता, ठीक है। बस मुझे ये बताना कि किसने लिखी होती है रामायण और महाभारत, ठीक है। कोशिश करना बिना सर्च किए तुम्हें याद है कि नहीं है। नेक्स्ट है, PM टू डिस्ट्रीब्यूट 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स टू प्रोवाइड रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट्स। देखो, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो हमारे गांव है ना, विलेज, ठीक है, इन गांवों के अंदर बहुत सारे लोगों के पास अपनी जमीन के रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड्स का मतलब वहां पर वो रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है उनके पास।
तो बेसिकली याद रखने एक स्कीम चलाई गई थी, जिस स्कीम के अंडर क्या किया गया था, इन सारे लोगों को रिकॉर्ड्स यानी कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट देना था। ठीक है, तो बेसिकली क्या स्कीम थी याद रखना, स्वामित्व स्कीम थी। कौन सी स्कीम थी? स्वामित्व स्कीम थी। ठीक है, जिसमें 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स जो है वो बांट दिए गए हैं। ठीक है, 12 स्टेट्स के अंदर। ऐसा किसने कहा? मोदी जी ने कहा है, यानी कि सरकार ने कहा है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना, कब आई थी स्वामित्व स्कीम? तो इट वाज लॉन्च्ड बाय द पंचायती राज डिपार्टमेंट, वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2020 2020 में। इसका सिंपल सा मतलब था, द स्कीम इज एम्ड एट फैसिलिटेटिंग मोनेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, हेल्पिंग द ओनर्स गेट बैंक लोन्स, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एंड एडिंग इन विलेज लेवल प्लानिंग। समझ गए ना कि जो जमीन होती है उसकी ओनरशिप नहीं पता, बस रह रहे हैं, किसी ने कब्जा कर लिया है, किसी ने कब्जा नहीं किया। तो इन सब को देखते हुए क्या किया गया, एक स्कीम लाई गई। याद रखना सिंपल वन लाइनर में, स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व मतलब ओनरशिप होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो बेसिकली कब आई थी? 2020 में आई थी। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी? पंचायती राज। और याद रखना, भारत में सबसे पहली जो ग्राम पंचायत थी, सबसे पहली ग्राम पंचायत इंडिया में, वो कब बनी थी? तो वो बनी थी आपकी 2 अक्टूबर 1959। उस समय पीएम कौन थे? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 2 अक्टूबर को क्यों बनाया था? तो आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 40 ऑफ द डीपीएसपी की स्टेट पंचायती राज बनाए। और ये किसका सपना था कि पंचायती राज होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी जी का। क्योंकि अगर तुम्हें किसी देश को सशक्त बनाना है, किसी देश को पावरफुल बनाना है, तो उसकी नींव, उसकी बेसिक यूनिट को क्या कर दो? पावरफुल कर दो। जैसे तुम्हें अगर एग्जाम में सच में टॉप करना है, सच में तुम्हें अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, तो तुम अपने फंडामेंटल्स को क्लियर कर लो, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, इन सबको अच्छे से कवर कर लो। तो करंट अफेयर तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग से। बात समझ में आ रही है? तो ये सब फंडामेंटल की तो बात हो रही है, समझ गए? तो गांव ताकतवर होगा तो शहर ताकतवर होगा, शहर ताकतवर होगा तो देश ताकतवर होगा। तो किसका सपना था? गांधी जी का। तो बेसिकली ये गांधीयन प्रिंसिपल में भी इंक्लूड होता है, ध्यान रखना। और जो पहली ग्राम पंचायत है वो कहां पर बनी थी? तो याद रखना कहां पर बनी थी? बगदरी विलेज। एंड वेयर इज बगदरी विलेज? याद रखना बगदरी विलेज आपके कहां पर है? नागौर डिस्ट्रिक्ट। और नागौर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है आपकी? तो याद रखना राजस्थान। तो राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट जिसके अंदर क्या बना था? पहली ग्राम पंचायत बगदरी गांव में। ठीक है, और ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी? तो याद रखना बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनी थी, याद रखना। और दैट्स व्हाई बलवंत राय मेहता इज नोन एज द इंडियन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन। याद रखना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो फादर है उसे वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे इंडियन फादर किसे कहते हैं, तो बलवंत राय मेहता को कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, इन्होंने 1881 में क्या किया था? लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्टार्टिंग की थी। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पर पहला ऑफिशियल सेंसस भी हुआ था 1881 में, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अब गांवों को सशक्त करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए क्या किया गया? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या किए गए? प्रॉपर्टी कार्ड्स बांटे गए। तो कब आया था? कौन सी मिनिस्ट्री है? क्या हुआ था? 2-4 बातें याद रखना। और याद रखना ग्राम पंचायत इज नाउ बेसिकली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है, कहने का मतलब ये। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बनी थी? तो 2-4 बेसिक बातें याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस कब दिया गया था? देखो 1959 में जब बनी थी ना, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। ठीक है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी, एक जस्ट। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला होता है? तो याद रखना बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ठीक है, और कब मिला? तो 24th of the April 1993. That's why 24th of the April is celebrated as recognized as National पंचायती राज डे। ये बात भी ध्यान रखना। तो 73rd अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था, इसको आर्टिकल्स दे दिए गए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बाकी हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं बहुत बार। जैसे स्वामित्व स्कीम क्या था? टू हेल्प टू मैप रूरल इनहैबिटेटेड लैंड्स यूजिंग ड्रोन। समझ गए ना, पूरा उसका जमीन का मुआयना करना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एम एंड यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अनवेल यूथ को लैब 2025। आपसे पूछेगा व्हाट इज यूथ को लैब 2025? इनवाइटिंग इनोवेटर्स टू फोस्टर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप विद फोकस ऑन डिसेबिलिटी इंक्लूसिव इनोवेशन। देखो है क्या,
इट इज लॉन्च्ड बाय अटल इनोवेशन, नीति आयोग, यूएनडीपी एंड सिटी फाउंडेशन। आप अटल इनोवेशन भी जानते हो, आप नीति आयोग भी जानते हो, जो 1 जनवरी 2015 को बना था, जिसका हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसका वाइस प्रेसिडेंट कौन है आज के दिन, तो सुमन बेरी है। ये सारी बातें आप जानते हो। तो अल्टीमेटली ये जो नीति आयोग है, ये इसको क्या कहते हैं, थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, या इंडिया का थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन था, हम पढ़ चुके हैं प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन कब बना था, तो इट वाज फॉर्म्ड इन 15th of March 1950। ठीक है, इसका काम था प्लानिंग करना। और कितने प्लान आज तक आए हैं, तो 5 ईयर प्लान लाना इसका काम था। और कितने 5 ईयर प्लान आए थे आज तक, याद रखना 12 5 ईयर प्लान आए थे। लास्ट कब आया था, 2012 से लेकर 2017 तक आया था। बीच में क्या हुआ था, जब सरकार बदली तो सरकार ने इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर नीति आयोग कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एंड इट इज नोन एज द थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो इसके साथ मिलकर ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनके साथ मिलकर क्या किया, ये प्रोग्राम चलाया गया है। क्या, एक लाइन में अगर मैं समझाना चाहूं तो इसका मतलब ये है कि जो लोग जो डिसेबल्ड हैं उनके अंदर क्या करना, उनको एम्पावरिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज टू डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशंस दैट एनहांसेस एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड वेल बीइंग फॉर पर्संस विद द डिसेबिलिटीज। जो पीडब्ल्यूडी के लोग हैं उनको क्या करना, एक्सेस देना किसका, टेक्नोलॉजी का, एंटरप्रेन्योरशिप उनके पास तक पहुंचाना। ठीक होता है ना कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, मैं कुछ स्टार्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं फिजिकली डिसेबल्ड हूं, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए दीज पीपल्स, यानी कि इस टाइप के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो कौन लाया, क्यों लाया, क्या पर्पज है, क्या नहीं है, दो बातें बस ध्यान रखना। ठीक है, व्हाट इज यूथ को लैब, टू इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी, सभी के पास एक्सेस होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव केयर मॉडल्स होने चाहिए। तो वन लाइनर में आप समझ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और जहां भी अटल इनोवेशन आ जाए ना, तो याद रखना डेवलपमेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की। ठीक है, नेक्स्ट है 45,000 करोड़ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट लॉन्च। ये कल भी हमने पढ़ा था केन बेतवा लिंक, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो कल भी हमने केन बेतवा लिंक के बारे में डिस्कशन किए थे। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। कल मैंने आपसे समझाया था एक नदी है कौन सी, जिसका नाम है यमुना। ठीक है, अरे याद है ना कि कैसे रेन शैडो जोन बन जाता है, बारिश इधर ही हो जाती है, तो यहाँ जब बारिश नहीं होती तो इसे हम क्या कह देते हैं, रेन शैडो जोन। ठीक है, तो ऐसे में वहाँ पर जो बेसिकली हालात ऐसे हो जाते हैं, कुछ फसल नहीं उग पाती क्योंकि पानी नहीं होता है। तो जमीन फर्टाइल तो है लेकिन पानी नहीं है, तो बेसिकली वहाँ पर क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया था, एक स्कीम लाई गई थी जिसे नाम किया गया था केन बेतवा लिंक। हमने कल ही डिस्कस किया था, आपने पढ़ा होगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, इस यमुना में एक रिवर आकर मिलती है जिसका नाम क्या है, तो याद रखना चंबल। ठीक है, एक यहां से आकर मिलती है जिसका नाम क्या है, तो याद रखना बेतवा, और एक आकर मिलती है जिसका नाम क्या है, केन। ये तीनों नदी एमपी से निकलती हैं, एमपी और एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, अब याद रखना ये मुझे तो इन दो से मतलब है, इसके ऊपर कोटा शहर बसा हुआ, याद रखना कोटा है ना, कई बार पूछ लेता है सिटीज जो कि किसी रिवर के बैंक पर बनी हुई हैं। जैसे हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर, कोलकाता हुगली रिवर है ना, लुधियाना सतलुज रिवर। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेता है, तो चार बातें ध्यान रखना। तो हुआ क्या कि यहां पर पड़ता है बुंदेलखंड, कल वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा। और ये नदी को यहां मिला दिया, ये यहां मिला दिया, लगभग 221 किलोमीटर की लेंथ में मिला दिया गया। ठीक है, और इन दोनों क्या कहा गया, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जिससे बेनिफिट किसको होगा, बुंदेलखंड के लोगों को बेनिफिट होगा। लगभग 62 लाख लोगों को बेनिफिट होगा, 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, खेती करने के लायक पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया गया, फाउंडेशन डाल देंगे। तो कल पढ़ लिया था हमने। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूं। ठीक है, हाँ कल कुछ बातें रह गई थी, आज लिख लेना। बेतवा रिवर पे कुछ डैम्स है, राजघाट, परीचा एंड माता टीला। कई बार पूछ लेता है कि माता टीला डैम इज लोकेटेड ऑन, तो कौन सी रिवर है, तो बेतवा रिवर है, ध्यान रखना। यहाँ पर एक हाइड्रो पावर जनरेशन भी होता है 103 मेगावाट का। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना था, 2010 में। इसको बहुत सारे कंसर्न है, देखो है क्या, मैंने कहा ये यमुना है, ये मैंने कहा आपकी बेतवा है, और ये मैंने कहा आपकी केन है। मिला दोगे दोनों को, इतना आसान थोड़ी ना है। एमपी और यूपी दोनों की मिक्स प्रोजेक्ट है। जब आप इनको मिलाओगे तो यहां पर जंगल भी पड़ेंगे। बेसिकली यहां पर पन्ना नेशनल पार्क पड़ रहा है, पूरा पन्ना। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क पड़ रहा है, तो इसके अंदर बहुत सारे जीव भी होंगे, टाइगर भी होंगे, शेर भी होंगे, चीते भी होंगे, बहुत सारे होंगे, तो वो तो डिस्प्लेस हो जाएंगे ना।
तुम वहां पर खुदाई करने जाओगे अपने आप को बचाने के लिए, पता चले कि शेर आ रहा है, चीता आ रहा है, तुम उसको मार दोगे तो पेड़ काटोगे, जाहिर सी बात है पेड़ काटने पड़ेंगे नहर खोद रहे हो तो कहा गया कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, क्या है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो याद रखना अगर हमारी तुम्हारी लड़ाई हुई तो हमने कर लिया लॉयर, लेकिन तुमने किसी पेड़ को काटा, तुमने किसी जानवर को मारा बेचारे को, तुमने ग्रीनरी को नुकसान पहुंचाया, तो कौन केस लड़ेगा उनको बेचारों का। तो याद रखना ग्रीन ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन ही इसलिए हुई थी ताकि ग्रीनरी को बचाया जा सके, फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, समझ गए। और ये कब बना था? 2010 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, इसके सब हेडक्वार्टर बहुत सी जगह पर बने हुए, जयपुर में बना हुआ है, ठीक है, 10 से 11 सब हेडक्वार्टर भी हैं इसके, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका भी कंसर्न है, ठीक है। रिवर बोर्ड्स एक्ट कब आया था? 1956 में आया था, ये भी ध्यान रखना। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट कब आया था? 1956 में आया था। 2-4 बातें याद रखना। देखो होता क्या है समझना, ठीक है, 2 बातें समझना कि एक्चुअल में है क्या। मैंने कहा कि मान लो कोई स्टेट है, ठीक है, स्टेट 1 और ये है स्टेट 2, ठीक है, दोनों किसी भी बात पे लड़ पड़े, ठीक है, लड़ पड़े किसी बात पर, एनी डिस्प्यूट, ठीक है, तो इनके बीच में होने वाले एनी डिस्प्यूट, किसी भी डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए आर्टिकल कौन सा है? 131। इट इंक्लूड्स द रिजोल्यूशन ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट्स और मोर स्टेट्स। मैंने कहा कि कोई स्टेट 1 है, कोई स्टेट 2 है, और दोनों में डिस्प्यूट इस बार वाटर का डिस्प्यूट है कि भाई पानी की लड़ाई हो रही है दोनों के बीच में। देन विच आर्टिकल, अंडर विच आर्टिकल इट इज रिटन? तो याद रखना आर्टिकल 262। ये दोनों इसके पॉलिटिकल पॉइंट भी याद रखना और 2-4 बातें इसके एक्ट के बारे में भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, नागापट्टिनम्स जर्नी ऑफ रेजिलियंस। देखो है क्या समझना, एक दिन आया था 26 ऑफ द दिसंबर 2004 और आज है 26 ऑफ द दिसंबर 2024। समझना पूरी बात को, फिर न्यूज को समझ जाओगे तुम 2 मिनट में, ठीक है, इतना भी नहीं लगेगा तुम्हें। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। तो आज से 20 साल पहले क्या हुआ था? एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा आइलैंड, ठीक है, इसके ऊपर एक सुनामी आई थी, ठीक है, और ये सुनामी इतनी भयंकर थी कि लगभग 30 फीट, ठीक है, यानी कि 100 मीटर ऊंचा पानी सीधा कहां पर टकरा रहा था? कोस्टल एरियाज में। और कहते हैं कि कितनी भयंकर सुनामी थी कि लगभग 2,78,000 पीपल जो थे उनकी क्या हो जाती है? लोगों की डेथ हो जाती है। 2,78,000 लोग, यानी कि लगभग 3 लाख लोग मारे जाते हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा कहां पर मारे जाते हैं? इंडोनेशिया में। कहां पर मारे जाते हैं? इंडोनेशिया के अंदर मारे जाते हैं, लगभग 1,67,000 के आसपास। इतना भयंकर सुनामी थी ना कि पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। पानी, कितना पानी, तुम सोच सकते हो कि 100 मीटर ऊंचा पानी वो एकदम से यहां पर आकर टकराए तो बिल्डिंग, जयपुर में कोई 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग ही नहीं होगी, सारा का सारा जयपुर डूब जाए उसमें। समझ में आ रही है? और ये 2-2.5 लाख की पॉपुलेशन यहाँ की, हाँ समझ में आ रही है। तो आज ही के दिन 20 साल पहले क्या हुआ था? ये सुनामी आई थी। तो आज बहुत सारे आर्टिकल छपे हुए हैं, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है, इंडिया टुडे में, जहां भी तुम देखोगे, और 4-5 आर्टिकल छपे हुए हर न्यूज़पेपर में, एक भी नहीं, 2-2, 3-3। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि जो लोग डिस्प्लेस हुए थे उनका क्या होगा, कोई कह रहा है कि वहाँ के जो फिशरमैन थे उनका क्या होगा, वहाँ की जो मैरीन लाइफ थी उसका क्या हुआ। तो बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ। तो हम एक लाइन में समझ लेते हैं कि हाँ भाई आज से पहले ऐसा कुछ हुआ था। अब समझना पूरा मैटर। ये पूरा आपका क्या बना हुआ है? सुमात्रा आइलैंड। यहां पर ये पूरा का पूरा आया था, यहां पर अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक के बाद इस पूरे रीजन के अंदर क्या फैल गया था? ये इसका इफेक्ट देखने को मिला था। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, क्योंकि इंडिया का तमिलनाडु, केरला, ये सब इसके टच में थे। तो पौंडीचेरी से 101 लोगों की डेथ हो गई थी, यहाँ से 371, ठीक है। तो देखो श्रीलंका में 22,000 लोग मारे गए थे, 4,000 मिस हो गए थे, ठीक है। तो ये पूरा डाटा किसका? इंडिया और श्रीलंका के डेथ का डाटा बेसिकली इसने लिख रखा है। समझ में आ गई? इंडिया में लगभग 7,368 लोग मारे गए थे, 45,000 लोग रिलीफ कैंप में थे। तो पूरा का पूरा ये एरिया क्या था? उससे अफेक्टेड था। तो बस आज ही के दिन ये बात है, याद रखना 2-4 बातें, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या होना चाहिए कि दोबारा से अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो, डिजास्टर, बेसिकली ये क्या है? तो बेसिकली इट वाज अ नेचुरल डिजास्टर। क्या था ये? एक नेचुरल डिजास्टर था। और आपको पता है नेचुरल डिजास्टर तो कभी भी आ सकता है। तो क्या नेचुरल डिजास्टर आएगा उसके लिए मेरी सरकार
जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी। जैसे यहां पर मैंग्रोव्स बहुत सारे लगाओ। व्हाट इज मैंग्रोव? देखो समझना, मैंने कहा ये इंडिया, ठीक है, इस इंडिया में ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, यहां पर एक नदी आती है गंगा और यहां पर एक नदी आती है ब्रह्मपुत्रा, समझना। और जहां ये दोनों मिलती है वहां दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनता है। सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा, ठीक है। और यहां पर इसका नाम सुंदरवन इसलिए है कि यहां पर जो पेड़ पाया जाता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैंग्रोव, ठीक है, और उसे हिंदी में कहते हैं सुंदरी। सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है क्योंकि दिखने में सुंदर है तो हमने उसे सुंदरी कह दिया। और इस सुंदरी की खासियत क्या है कि इसके जड़ें पानी से बाहर आती दिखती हैं, तो होता क्या है कि इसमें फिशेज वगैरह ट्रैप हो जाती हैं, तो उससे हमें फिशिंग करने में बड़ा आनंद आता है क्योंकि जल्दी मछलियां पकड़ में आ जाती है, जंगली पानी के जीव पकड़ लेते हो। तो कहा गया कि इन मैंग्रोव्स को सारे कोस्टल एरियाज पर लगा दो ना, तो क्या होगा, जब यहाँ पर मैंग्रोव होंगे यानी पेड़ ही पेड़ होंगे, ठीक है, ये सुंदर वाले, तो अल्टीमेटली जब यहाँ पर सुनामी टकराएगी तो उसका आधा इफेक्ट तो ये पेड़ ही रोक लेंगे। तो हमें मैंग्रोव्स को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए एक स्कीम आई थी, आपने पढ़ा होगा, मिस्टी स्कीम। मिस्टी स्कीम आपको याद होना चाहिए, 2023 में आई थी। मैंग्रोव इनिशिएटिव शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, यानी कि हमें इससे क्या करना था, इससे इनकम भी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर मछलियां ट्रैप हो जाएंगी तो फिश पकड़ने में ज्यादा मजा आएगा, तो फिश प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा इनकम भी होगी, हमारा देश भी बचेगा। बात समझ में आ रही है? तो कहा गया कि यहाँ पे मैंग्रोव्स लगाए जाए। कहा गया कि जो बीच बने होते हैं उनको हटा देना चाहिए। तुम जाओगे गोवा में, जगह जगह छोटे छोटे बीच बनाकर बैठे हैं, हजारों लोग बैठे रहते हैं, कल को तेज पानी आ गया तो मारे जाएंगे सारे, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? सरकार ने मार दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो बीसीज को कंट्रोल करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली ऐसे कुछ हमें तरीके अपनाने चाहिए, वो उस आर्टिकल में डिस्कस कर रहा है। लेकिन हाँ, ये पूरा इवेंट क्या हुआ था उसके बारे में याद रखना। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना, ठीक है, जो शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। मैंने आपसे कहा कि बेसिकली हुआ क्या था, समझना। मैंने कहा कि ये इंडिया है मान लो, ठीक है, तो इस इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो आपने पढ़ा होगा ये है गोहार मोता जो कि गुजरात में बना हुआ है, ठीक है। ये है आपका किबीथू, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये है आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बना हुआ है। और यहां पर आपने पढ़ा होगा कन्याकुमारी, जो कि आपका तमिलनाडु में बना हुआ है। लेकिन याद रखना, अगर मैं अंडमान निकोबार को देखूं, मैं कहूं ये अंडमान, ये निकोबार है, तो इससे नीचे भी एक पॉइंट था जिसका नाम क्या था, याद रखना, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट इज बेसिकली आवर साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, ऑफ इंडियन टेरिटरी। बट इन 2004 सुनामी वो क्या हो गया था, इट वॉज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, तो हम उसे नहीं कहते हैं, समझ गए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लैंग्वेज पढ़ के आंसर देना होता है हमें, समझ गए। तो ये दो चार बातें भी याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है जो तुरंत इसके बाद हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, जस्ट इसके बाद आएगा। इंडिया एंड कुवैत आर ट्राइंग टू डीपन टाइज ड्यूरिंग ए क्रूशियल पीरियड। फिर दोबारा से आ गया, मैं एक शॉर्ट में पढ़ समझा देता हूं कि मोदी जी कहाँ गए थे, हमारे पीएम अभी कुवैत गए थे, ठीक है। कैपिटल क्या है कुवैत की, तो कुवैत ही है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिले। उसके बाद उन्होंने इनको क्या दिया, तो इनको अपना नेशनल जो था क्या बोलते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो दे दिया। चलो मुझे कमेंट बताना, करके बताना उसका नाम क्या था। हम उनके साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे, उसी को ये डिस्कस कर रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं इसको, 2 बार मैं ही पढ़ा चुका हूँ। बेनिफिट्स कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट टू कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, देखना। मैंने कहा कि इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, एक लाइन में समझ जाओगे तुम, इलेक्शन आ रहा है, दिल्ली में इलेक्शन आ रहा है, चलो दिल्ली को ले लेते हैं, ठीक है। वहां के सीएम ने कहा, या अरविंद केजरीवाल ने कहा, अनाउंस किया कि अगर हम जीते या हम ना भी जीते तो हमने अभी से क्या किया, एक स्कीम लॉन्च की, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। उसके अंडर में 2100 रुपए हर महिला के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। महाराष्ट्र में एक स्कीम आई थी, लड़की बहन योजना, जिसमें लड़कियों के अकाउंट में पैसे डाले गए थे। एक लाडली बहन आई थी मध्य प्रदेश में। ऐसे ही कलाइगनार, मगालीर, उरीमई, थोगाई, ये तमिलनाडु में आई थी। तो क्या दीज स्कीम्स आर एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी या फॉर आवर अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट? नो, ये नहीं अच्छी। क्योंकि बेसिकली देखो एक बात समझो, कल को
केजरीवाल कह दे कि बस फ्री कर रखी है, सब कुछ फ्री कर रखा है, पैसा कहां से आएगा? सरकार कमाती कहां से है? बजट पढ़ा है कभी? बजट सरकार कहां से पढ़ा कमाती है? तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही तो बजट होता है। तो कहीं खर्च हो रहा है तो कहीं से आ भी रहा है, तो बेसिकली टैक्स बढ़ाए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो बेनिफिट्स हैं जिनको फ्री बेट भी कहा गया था, फ्री बीज भी कहा गया था, बेसिकली ये अच्छे नहीं है। बस यही इसमें डिस्कस करने की कोशिश की गई है। बेनिफिट्स कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट टू कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर। आप वेलफेयर में काम करो, आप पब्लिक वेलफेयर में काम करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को सब कुछ फ्री दे दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसका भार, उसका बोझ, उसका वेट किस पे गिरता है? सरकार के खजाने पर गिरता है। और खजाना कहां से भरता है? हम जैसे लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स से भरता है। तो अल्टीमेटली अगर किसी परिवार के अंदर, मान लो मेरे परिवार में कोई महिला है, ठीक है, उनको 2100 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं तो खुश हो गया कि 2100 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन मैं शाम को दाल खरीदने जाऊंगा, आटा खरीदने जाऊंगा, सब्जी खरीदने जाऊंगा, वो पहले 100 की थी वो 110 की हो गई। तो अल्टीमेटली सभी से तो निकल रहा है ना। तो बस यही इसमें मेन थीम लाइन में डिस्कस किया हुआ है, समझ गए? तो 2-4 जितनी स्कीम चलती है उनके बारे में पढ़ लेना, कभी न्यूज में आएगा तो हम उसको पढ़ भी लेंगे दोबारा से, समझ गए? उसके बाद चलते नेक्स्ट, द लैप्स इन द डिजास्टर मैनेजमेंट बिल। ये वही सुनामी वाला है। देखो 2004 में सुनामी आई थी, ठीक है, उसके बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, इतने लोग मारे गए, हमें कोई ना कोई एक्ट बनाना चाहिए। देन इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म्ड, कौन सा बिल बनाया? तो याद रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 2005 आफ्टर द सुनामी ऑफ 2004। और इस साल क्या हुआ? इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए बिल आया है, अमेंडमेंट बिल 2024। ये इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं। तो ये डिस्कस कर रहा है इस आर्टिकल में जो अमिता सिंह जी हैं, फाउंडर चेयरपर्सन स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च एंड फॉर्मर प्रोफेसर सेंटर ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस JNU। ये कह रही है कि क्या इसका कोई फायदा है क्या? तो देखो इस बिल में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज इट इज जस्ट एन बिल। अब क्या उसमें मॉडिफिकेशन होगा, क्या नहीं होगा, वो कुछ नहीं पता। हाँ, इसमें कुछ कमियां हैं जिनको ये डिस्कस करना चाह रही है। तो बस 2 बातें याद रखना, आया कब था, क्यों आया था, क्या रीजन था, लाने का क्या पर्पस था, और अब हम उसमें क्या करना चाहते हैं। आपने पढ़ा होगा नेशनल, जब भी डिजास्टर आता है, जैसे 2018 में केरला में फ्लड आई थी, तो डिजास्टर ही तो था, नेचुरल डिजास्टर था। हाँ, एक बात याद रखना, नेशनल, इस बार जो हमारी सरकार थी, आपने पढ़ा होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला केस, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला केस जो कि राजस्थान का केस था, ठीक है। इसमें कहा था हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, जो DY चंद्रचूड़ जी जो हमारे CGI थे उस समय, उन्होंने कहा था कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है या अगर कोई क्लाइमेट चेंज होता है और उस क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, किसी इंसान के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो उसके लिए कंसर्न अथॉरिटीज विल बी द रिस्पॉन्सिबल। जैसे मान लो गर्मी से, लू लगने से कोई मर गया, तो सरकार उसको 5 से 6-7 लाख रुपए देती है, जो भी प्रोविजन है, और मजबूरी है सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि लू जो चल रही है वो सरकार की ही गलती है बेसिकली, क्योंकि इतना कार्बन एमिशन हो रहा है, इतना एमिशन हो रहा है, जो पूरा इंडस्ट्रीज से सरकारी तो फायदा उठाती है। तो उसी देखो, आज से 100 साल पहले भी गर्मी इतनी थी, आज भी उतनी है। फर्क क्या है, जो हीट आती है दिन में वहां ट्रैप हो जाती है, निकल नहीं पाते, क्योंकि कार्बन बहुत ज्यादा हो गया है। इसलिए पेड़ लगाओ क्योंकि पेड़ कार्बन का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जयपुर है, इतना सा जयपुर है, ठीक है, सरकार ने बिल्डिंग बना के पेड़ों को काट के इतना जयपुर कर दिया, सरकार ने खूब पैसा कमा लिया इस एरिया से। और जब पता चला कि लू बहुत चल रही है, तो सरकार कहेगी अपने बर्थडे पर 1 पेड़ लगा दो, 1 पेड़ माँ के नाम। ऐसा क्यों भाई? क्या तुम लोगों ने इसको यहां से यहां तक करने में पैसे नहीं कमाए थे क्या? यू आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल। मेरी तो एक ड्यूटी है कि मैं पेड़ लगाऊं, ना लगाऊं तो भी पहले वाले पेड़ों को काट कर पैसा तुमने कमाया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कंसर्न अथॉरिटीज की वजह से, किसी गलती की वजह से अगर क्लाइमेट चेंज हुआ और उसका एडवर्स इफेक्ट किसी के राइट, किसी पर्सन के लाइफ पर पड़ा, तो हम उस अथॉरिटी को ही रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। समझ में आ रही बात? बस उसी के बाद से इस डिजास्टर मैनेजमेंट बिल में क्या किया गया है, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है। क्या अमेंडमेंट किया है, 2-4 बातें मैं आपको समझा देता हूं, जब आ जाएगा तो हम इसको दोबारा से पढ़ लेंगे। जैसे इसमें कहा गया डिजास्टर मैनेजमेंट बिल के अंदर इसको चेंज किया गया, ठीक है, जो भी है, 26 दिसंबर को आया था 2005 में, तो ये भी आज 26 दिसंबर, ये तो ये ज्यादा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये भी देखो, जैसे 2009 में साइक्लोन आलिया आया था, ठीक है, वेस्ट बंगाल में भयंकर नुकसान किया उसने। केदारनाथ में आपने देखा होगा ग्लेशियर लेक फट गई थी, कितने लोग मारे गए थे उसके अंदर। जो केदारनाथ में शिव जी का मंदिर है ना,
भयंकर लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, 2018 में केरला में फ्लड आई गई थी, पूरा केरला पानी के अंदर बह गया था। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि वहां पर एक रिवर है जिसका नाम है पेरियार। क्या नाम है उस रिवर का? पेरियार रिवर। यहाँ पर 2 डैम बने हुए, एक का नाम है मुल्ला पेरियार डैम और एक का नाम है इडुक्की डैम। तो इडुक्की डैम बेसिकली क्या हो गया था? टूट गया था, तो सारा पानी इधर आ गया, तो मजबूरी में इसे खोलना पड़ा, पूरे केरला में बाढ़ आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इट एक्सक्लूड्स लॉ एंड ऑर्डर। इन्होंने इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर को एक्सक्लूड कर दिया कि वहां पर माना नहीं जाएगा। इन्होंने, अच्छा याद रखना, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसका हेड कौन होता है? ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, इस एक्ट जो अमेंडमेंट है उसमें एनिमल्स को मेंशन नहीं किया। अरे जानवर भी तो मारे जाते हैं ना, उनके लिए तो कुछ होना चाहिए था बेसिकली। ठीक है, इसमें एक नया वर्ड है, अर्बन डिजास्टर अथॉरिटी बनाई जाएगी। अब जब डिजास्टर ही आ गया तो क्या रूरल क्या अर्बन? डिजास्टर तो डिजास्टर है, तो कहा गया इसको बनाने की नीड क्या है। तो अब इसके ऊपर बहुत सारे क्या चल रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन से। जब बन जाएगा, पास हो जाएगा, तो हम इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। What is Australia's online safety amendment about? आपने पढ़ा होगा, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ने एक बिल पास किया जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, बिलो 16 ईयर ओल्ड, कोई भी क्या नहीं देख पाएगा, सोशल मीडिया नहीं चला पाएगा। ठीक है, उसको सोशल मीडिया चलाना बैन है। सिंपल याद रखना, पहला देश बना है ऑस्ट्रेलिया। अब कहोगे सर कैसे पता चलेगा? अगर कोई, देखो उसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया होगा, कंपलसरी कर दिया होगा। ठीक है, तो कह दिया होगा कि अगर किसी ने चलाया तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा बंदा पाया गया जो 16 साल से कम है और वो एक्सेस कर रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विल बी फाइंड, नॉट द पर्सन। समझ गए? बच्चे के ऊपर कोई फाइन नहीं लगेगा, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फाइन लगा दिया जाएगा। कि इंस्टाग्राम के ऊपर फाइन लगेगा, भाई इंस्टाग्राम जो ऐप है 16 साल का बच्चे के पास कैसे पहुंचा? बात समझ में आ रही है? तो कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा, या फेस रिकॉग्निशन हो, हर बार उसके अंदर, हर 1 घंटे के अंदर उसके अंदर आपको आधार कार्ड का नंबर भरना पड़ेगा। हाँ भाई मैं 16+ हूं, जो भी है, लेकिन हाँ ये बिल उसने पास कर दिया। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना। क्या ऐसे भारत में आने की नीड है? तो मुझे कमेंट करके बताना। क्या इट इज रिक्वायर्ड इन इंडिया? क्या जरूरी है भारत में ऐसा एक्ट? तो मुझे कमेंट करके बताना क्यों जरूरी है। ठीक है, हाँ, एक तो तुम्हारा क्लैट निकल जाए उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बाद की बातें बाद में है। अब कोई कहेगा कि सर अगर नहीं होगा तो हम फिर ये सब देखेंगे कैसे जो आप पढ़ा रहे हो? तो बेसिकली तुम मम्मी पापा के मोबाइल में भी देख सकते हो। ठीक है, तो बताना मुझे कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटर येट टू फॉर्मली स्क्रैप एफएमआर विद म्यांमार। व्हाट इज एफएमआर? समझना, मैंने कहा ये इंडिया है, ठीक है, और ये क्या है इसके बगल में? म्यांमार। याद रखना, इंडिया एंड म्यांमार वर क्या थे? पहले दोनों एक ही थे। इन 1937 म्यांमार वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। तो याद रखना, इंडिया वाज एक्चुअली, म्यांमार वाज एक्चुअली इंडियन टेरिटरी। इट वाज सेपरेटेड इन 1937 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सेपरेट कर दिया 1937 में, तो अलग देश बन गया म्यांमार, पहले से बर्मा कहते थे। तो अल्टीमेटली इसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर एरिया है 1643 किलोमीटर। अब किसी के रिश्तेदार इधर रह गए, किसी के इधर रह गए, तो क्या कहा गया कि भाई तुम इधर और तुम इधर विद इन 16 किलोमीटर घूम सकते हो, और उसे कहा गया फ्री मूवमेंट रिजाइन। तो फ्री घूम सकते हो, वीजा लेस, कैसे भी जाओ, घूमो फिरो, 16 किलोमीटर जाके आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कुछ ना कुछ चेक कराना होगा, अदरवाइज यहाँ तो फ्री में घूम सकते हो। तो वो क्या रहा था, यहाँ से इलीगल एंट्री हो रही थी, हमारे यहाँ पर दिक्कतें हो रही थी। तो हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, फ्री मूवमेंट रिजाइन को कैंसिल कर दिया। आपने पढ़ा होगा, इसी साल की न्यूज है। लेकिन अभी क्या है न्यूज में कि सेंटर ने अभी तक इसे पूरा स्क्रैप नहीं किया है, अभी भी ये चल रहा है। इसकी लिमिट लगभग 10 किलोमीटर कर दी है, लेकिन ये चल रहा है, धड़ल्लेस चल रहा है। तो इसको हटाया जाना चाहिए, नहीं हटाया जाना चाहिए, सेंटर पे डिपेंड करता है। समझ गए? तो व्हाट इज एफएमआर? फ्री मूवमेंट रिजाइन। क्या लाभ है इसमें? 16 विद इन 16 किलोमीटर टेरिटरी में दोनों देश के लोग आपस में घूम फिर सकते हैं। समझ गए? अभी ये 10 के आसपास चल रहा है। कौन कौन से रीजन है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 स्टेट याद रखना, जिनकी बाउंड्री शेयर करती है म्यांमार से, उसको वो करने के लिए। ठीक है, चाहे उसका चीन, ठीक है, चीन वो चीन नहीं है, वो ये होता चीन। ठीक है, ये दूसरा है कचीन, सगाइंग और शान, ये 4 और ये 4 आपस में कनेक्टेड है, बस इतना याद रखना। देखो जैसे, ठीक है, ये पढ़ा हुआ 6 ईयर लॉन्ग अरेंजमेंट्स एंड 6 साल पहले स्टार्ट किया गया था। फ्री मूवमेंट रिजाइन अलाउड पीपल फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इंडिया म्यांमार बॉर्डर टू ट्रैवल 16 किलोमीटर इनटू ईच अदर्स टेरिटरी विदाउट वीजा, बट विद द बॉर्डर पास वैलिड फॉर 1 ईयर दैट अलाउड ए स्टे ऑफ अप टू 2 वीक्स पर विजिट। 1643 किलोमीटर है। 2-4 बातें याद रखना। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से।